के कार्यालय में, जहाँ पे अनुमव जैन जी जो कि सचिव हैं न्यायाधीश डालसा के, आज उनसे हम कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं और ये सवाल जो है डालसा के ऊपर ही आधारित है। तो मैं अनुमव जैन जी का स्वागत करता हूँ कि आपने आज हमें अपना कीमती समय दिया। और सर, जैसे कि कुछ सवाल हैं डालसा से संबंधित कि लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और कुछ भ्रम भी हैं उनके, तो वही सवाल हम आपके समक्ष लेके आए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सर आप अपना इंट्रोडक्शन। मोहित जी, मैं अनुभव जैन हूँ। मैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मैं एज अ सेक्रेटरी कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ पे आए हुए करीब 1 साल हो गया है। वैसे मैं दिल्ली जुडिशल सर्विसेज में मेंबर हूँ। अनुभव जी, आज का जैसे हम पहला सवाल लेके आ रहे हैं, डालसा किस तरह से कार्य करता है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है? देखिए मोहित जी, डीएलएसए का काम आपको ना ऐसे समझना पड़ेगा। डीएलएसए 3 स्टेजेस पे काम करता है। एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जो पूरे नेशनल लेवल पे काम करता है। उसके बाद आता है सालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, जैसे कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और लास्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली में मैं सेक्रेटरी एज डीएलएसए सेक्रेटरी हूँ। उसके बाद अगर तालुकाज कहीं पे हैं या सब डिविजन्स वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के अपने एक ऑफिसेज हैं। वहाँ पे भी अपने सेक्रेटरीज या उसका काम किसी पे दिया हुआ होता है, किन्हीं ऑफिसर्स पे दे रखा होता है। तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों लेवल पे ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ काम करती हैं। ठीक है सर। हमारा दूसरा सवाल है, क्या डालसा हर राज्य और हर ज़िले में है? बिल्कुल, हर राज्य हर ज़िले, और जैसे कि मैंने बताया तालुकाज अगर हैं या सब डिविजन्स अगर हैं तो वहाँ पे भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है पर उसका केस उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य में बनता है, तब डालसा क्या करता है? देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई व्यक्ति आ रहा है और वो कहता है, मुझे उसकी बात से या उसके मुकदमे से पता चलता है वो उत्तर प्रदेश में किसी ज़िले का या हरियाणा में है, तो हम लीगल अवेयरनेस तो देंगे ही, हम बताएंगे और हम उसे वहाँ पे बता देंगे कि आप अगर मान लीजिए लेट से रोहतक का मैटर है कि आप रोहतक लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ में कांटेक्ट कर लीजिए और वहाँ पे आपको वकील प्रोवाइड कर लिया जाएगा, क्योंकि आपका मुकदमा यहाँ नहीं बनता। तो अगर हमारे ज्यूरिसडिक्शन का कोई मुकदमा बनता है तब तो हम काउंसिल प्रोवाइड कर सकते हैं, लीगल एड दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है तो हम लीगल एड नहीं दे पाएंगे, उन्हें कंसर्न लीगल अथॉरिटी पे ही जाके लीगल एड लेनी पड़ेगी। चौथा सवाल है सर हमारा, डालसा किस आधार और प्रमाण पर कानूनी सलाह या अभिवक्ता उपलब्ध करवा सकते हैं? देखिए, जो डीएलएसए है, इनके कुछ क्राइटेरियाज हैं सेक्शन 12 ऑफ डीएलएसए एक्ट, जिसके अंतर्गत लोग दिए गए हैं जिनको हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन यही था कि किस किस आधार और प्रमाण पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो एज़ पर सेक्शन 12, कोई भी पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, कोई वुमन, चाइल्ड, पर्सन विद डिसेबिलिटी, या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि जिसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है सालाना, या कोई भी आदमी जो डिज़ास्टर से ग्रसित है, उनको हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। इन चीज़ के लिए जैसे हमें एफिडेविट, अगर मान लीजिए किसी के 3 लाख से कम की आय है तो हमें एक एफिडेविट फाइल करेगा जो कि नोटराइज होगा किसी गैजेट ऑफिसर से, किसी भी नोटरी से, किसी स्कूल टीचर से, क्लास 1 गैजेट ऑफिसर से। कोई भी अगर हमें नोटराइज एक सर्टिफिकेट एफिडेविट ला के देता है तो उसके आधार पर हम उसे लीगल एड देते हैं। सर, हमारा पांचवा सवाल है, कई बार आर्थिक स्थिति अच्छी होते हुए भी कुछ लोग गलत प्रमाण पत्र दिखाकर डालसा की सेवा लेते हैं, ऐसे लोगों पर डालसा कोई कार्रवाई करता है? देखिए मोहित जी, हमें ना ये समझना पड़ेगा, जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट है ना, ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है। ये लोगों की भलाई के लिए कानून बना हुआ है, तो एक इंक्लूसिव लेजिस्लेशन है, एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है। तो हमारा काम यहाँ पे कार्यवाही नहीं करते। अगर हमें लगता भी है कोई आदमी गलत एफिडेविट फाइल कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो पहले हमारी ये कोशिश होगी हम उससे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और अगर हमें लगता है कि वो एज़ पर द क्राइटेरिया एक्ट में नहीं फॉल करता है, मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू इज़ हम उनसे अपना विड्रॉ करके वो अपना एक प्राइवेट काउंसिल कर लें। कोई व्यक्ति डालसा की सेवा लेने के लिए गलत प्रमाण पत्र या सूचना देता है तो उस पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये सवाल शायद बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। अगर कोई गलत प्रमाण पत्र भी दे रहा है और हमारे नोटिस में ये चीज़ आ रही है, तो हम उस पर कोई एक्शन लेने की जगह हम पहले पूछना चाहेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा है तो हम अपना लीगल एड विड्रॉ कर लेंगे और उनसे कहेंगे वो अपना प्राइवेट काउंसिल एंगेज कर लें, अगर वो हमारे क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हैं तो। सातवां सवाल है, डालसा के पास जब कोई व्यक्ति आकर मदद मांगता है तो क्या उसके कथन या बात की पुष्टि डालसा की टीम करती है? देखिए, डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई फीमेल आ रही है या कुछ आ रहा है तो हमें उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस लेट से
किसी कोई कहता है मेरी 3 लाख से कम की आय है, तो एज़ पर द एक्ट हम उससे एफिडेविट भी लेते हैं जो कि एक नोटराइज होता है। हमारे पास अपना पैराफर्नेलिया भी है, हम उसे वेरीफाई भी करा सकते हैं, कराते भी उसे चेक भी करा सकते हैं। सो वी डू ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। और धन्यवाद सर। हमारा 8वां सवाल है, कई बार आपके सामने ऐसे केस आते होंगे जिसमें सबूत का अभाव होता है, पर सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके कथन में सत्यता होती है, तब आप क्या करते हैं? देखिए मोहित जी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, देखिए एविडेंस क्या होता है वो ना लॉ अपनी आंखों से देखता है। लेट से एक बहुत छोटी चीज़ है पोस्टल रिसिट, हो सकता है लोगों के लिए बहुत मामूली चीज़ हो, लेकिन अगर सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट देखें तो एक रेलिवेंट पीस ऑफ एविडेंस है। तो उसके एविडेंशियरी वैल्यू क्या है या उसके पास क्या एविडेंस है या नहीं है, इट इज़ फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। हमारा काम है उन्हें लीगल एड देना, उनके लिए एक वकील प्रोवाइड कराना, उन्हें अप्रोप्रिएट लीगल रिप्रेजेंटेशन दिलवाना कोर्ट में, तो वो हम अपना काम करते हैं। एविडेंशियरी वैल्यू वो कोर्ट का काम है, वो कोर्ट देखती है। और नेक्स्ट सवाल है सर, क्या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को भी राज्य द्वारा कानूनी सहायता डायसा दे सकती है? अगर हाँ, तो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को ऐसा करने से कैसे और कौन रोक सकता है? इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान है? देखिए हमारे भारत में कानून ये कहता है कि कोई भी आदमी किसी भी कोर्ट के सामने अनरिप्रेजेंटेड नहीं जाना चाहिए। हमने बड़े से बड़े मुलजिम और आतंकवादियों को सबको कानूनी सहायता दी है। बिना वकील के हम कोर्ट में कोई नहीं पेश, हमारा कानून ये कहता है कि बिना, सबको वकील का हक है, सबको राइट टू लीगल एड है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई कन्विक्ट है या एक्यूज है, अगर कोई पर्सन इन कस्टडी है, जेल के अंदर है, तो लीगल अथॉरिटी एक्ट कहता है कि हम उन्हें वकील प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो बाहर आ जाता है उसके बाद भी किसी ऐसे प्रोविज़न के अंदर फॉल करता है, मान लीजिए कोई फीमेल है, तो भी हम उन्हें लीगल वकील प्रोवाइड कराएंगे। या कोई कहता है उसकी ईयरली इनकम 3 लाख से कम है, हम तब भी उन्हें वकील प्रोवाइड कराएंगे। सर हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस आधार पर किसी अपराधी की सरकारी वकील देने की पात्रता खत्म की जा सकती है? हाँ देखिए, सिर्फ सेक्शन 12 अगेन, अगर वो उन मानकों में फॉल कर रहे हैं जिसमें हमें देना है तो हम देंगे ही देंगे, हम ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। बट अगर कोई आदमी है वो जेल में है, वो एंटाइटल था, मान लीजिए वो बेल पे बाहर आ गया, तो उसका एंटाइटलमेंट ख़त्म हो गया। बट अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर एक्ट है या कंडक्ट है जिसमें हम उनको लीगल एड कैंसिल करेंगे उनकी। क्या डालसा का वकील ऐसे किसी व्यक्ति से फीस ले सकता है? अगर ऐसा होता है तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए दिस इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविज़न आई मस्ट से। हमारे कोई भी लीगल एड काउंसिल से डालसा का कोई भी वकील, उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, इनफैक्ट एक्ट भी ये कहता है वो किसी से 1 रुपया भी किसी चीज़ का नहीं ले सकते। जो भी पेमेंट है हम लोग यहाँ से करते हैं, और अगर इन केस वो ऐसा पैसा लेते हैं, हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है, तो उसके लिए एक कमेटी बनी गई है, मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी है, एक स्क्रूटनी प्रॉपर कमेटीज़ बनाई गई हैं। उन कमेटीज़ में मैटर पुटअप होता है, और अगर हमें लगता है कि ऐसा कोई पैसा लिया गया है तो उनकी हम मान्यता रद्द भी कर देते हैं, उनकी लीगल एड से उन्हें बाहर निकाल देते हैं, पैनल से बाहर निकाल देते हैं उन्हें। सर नेक्स्ट सवाल है हमारा, आमतौर पर यह माना जाता है कि डालसा के वकील सामान्य वकीलों से कमज़ोर होते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? हाँ देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम जब एक किसी भी लीगल एड काउंसिल को लेते हैं उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रक्रिया है। हम ये देखते हैं कि जो भी आदमी हमारे पैनल पे आ रहा है उसे कम से कम एक पर्टिकुलर ईयर्स की प्रैक्टिस हो ऑलरेडी, ही शुड हैव स्टैंडिंग ऑफ सम ईयर्स, कुछ साल वो प्रैक्टिस करें हो तभी हमारे पास आएंगे। फिर जब इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं तो हमारा 5 मेंबर्स का बोर्ड होता है, जिसमें बार की भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, खुद रहते हैं, वो एडीजेज रहते हैं, सेक्रेटरीज रहते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशंस में से हम बहुत कम लोग छाँटते हैं एज़ पर देयर क्वालिफिकेशन, देयर इंटेलिजेंस, देयर नॉलेज। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि एलईसी अगर कोई भी है वो नॉर्मल वकील से किसी भी तरह से कम होते हैं। सर नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या ये सही है कि डालसा होने से आम वकीलों के कार्य पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है? देखिए अगेन आप समझिए इस बात को, आप इसे अदर वेज अराउंड देखिए। जो भी वकील एलईसी हैं हमारे, वो बाहर से ही हैं, वो अलग जगह से नहीं आए हैं। हम वो जब भी एक मेंबर का इंटरव्यू होता है, बार का एक सर्टिफिकेट होता है कि दैट ही इज़ बीन प्रैक्टिसिंग इन दिस बार, राइट, सो ही इज़ ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ बार। इनफैक्ट अगर मैं इसे अदरवाइज देखूँ, हम उन लोगों के लिए फ़ीस दे रहे हैं जो खुद पे नहीं कर सकते। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो किसी का नुकसान कर रहे हैं, डीएलएस से वकीलों का फ़ायदा ही कर रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के लिए भी पे कर रहे हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। हमारे इंटरव्यूज़ में बार का रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, तो ऐसा नहीं है बार का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट बीइंग अ मेंबर ऑफ बार, दे आर ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ बार। वंस देयर पैनल इज एक्सपायर्ड, दे विल गो इनटू बार बैक, राइट, दे आर एक्चुअली राइट नाउ आल्सो मेंबर ऑफ बार। नेक्स्ट सवाल है सर हमारा,
ये कितना सही है कि डालसा के वकीलों को नाम मात्र की फ़ीस दी जाती है, जबकि प्राइवेट वकील की फ़ीस उससे कई ज़्यादा होती है। अगेन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मोहित जी। मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छा फीस स्ट्रक्चर है हम लोगों का, ठीक है। हमने कई अलग अलग चीज़ों में अपने फ़ीस स्ट्रक्चर को बांटा है। जैसे बेल के लिए हम अलग फ़ीस प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ ड्राफ्टिंग के लिए एक अलग फ़ीस प्रोवाइड करते हैं। हियरिंग में भी अगर इफ़ेक्टिव हियरिंग है कोर्ट में तो उसकी ज़्यादा फ़ीस है, नॉन इफ़ेक्टिव हियरिंग है तो उसकी एक अलग फ़ीस है। तो और बहुत अच्छी पेमेंट स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा फ़ीस स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे। तो मैं ये भी नहीं मानूंगा कि प्राइवेट वकील की अलग फ़ीस है और हमारे यहाँ कम है। तो एक अच्छा फ़ीस स्ट्रक्चर है, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि हम सिर्फ एक लीगल एड, उसके अलावा हम लोग जैसे यहाँ पे डीएम ऑफिस में हमारी लीगल हेल्प बेंच लग रही है, फ्रंट ऑफिस में हमारी जेल्स में हमारे वकीलों की ड्यूटी लगती है, उन सब के लिए एक अच्छा अलग फ़ीस स्ट्रक्चर वो भी है। तो वैरायटी ऑफ वर्क है जो भी यहाँ पे एलईसीज़ को मिलता है, जिसके लिए अच्छा पेमेंट स्ट्रक्चर होगा। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो भी आम लोगों या कानूनी सेवा प्राप्त करने वालों की मदद कर सकें? हाँ ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इस जवाब में ना एक फंक्शनिंग बताना चाहूँगा। देखिए, डीएलएसए जो है उसका मेन 3 काम थे। पहला है लीगल एड प्रोवाइड करना, दूसरा है लीगल अवेयरनेस फैलाना और तीसरा था लोक अदालत करना। अब विद टाइम हमारा एरिया काफ़ी बढ़ गया है, अब हम बहुत अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। जैसे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में काम करना, अंडर ट्रायल्स कमेटी, अंडर ट्रायल रिव्यू करना। तो हमारा काफ़ी ब्रॉड काम है, काफ़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव में काम करते हैं। कोई भी आदमी जिसको कोई भी तरह की लीगल एड चाहिए, किसी को भी लगता है मुझे सहायता चाहिए, मुझे कानूनी जानकारी चाहिए, वो आके हमारे फ्रंट ऑफिस में आ सकता है। वहाँ पे वकील साहब बैठे, उसे फ्री सहायता मिल सकती है। अगर वो सेक्शन 12 के अंदर फॉल करते हैं तो हम उन्हें एक फ्री वकील साहब देते हैं जो उनका पूरा मुकदमा देखते हैं। हमारा 15-16 हेल्पलाइन नंबर है, आप कभी भी 24 घंटे 7 दिन कहीं भी कॉल करके कोई भी उस पर सलाह ले सकते हैं। तो वी आर वेरी अप्रोचेबल। आपको कहीं नहीं जाना, आपको लगता है आपको कड़काडुआ मुकदमा डालना है, हमारा ऑफिस कड़काडुआ में है। आपको लगता है साकेत में जाना है, आपका साकेत में ऑफिस है। आपको सिर्फ कोर्ट आना है, फ्रंट ऑफिस में आना है, वकील साहब से मिलना है, कानूनी सलाह लेनी है। सो वी आर वेरी अप्रोचेबल, हम वेरी एक्सेसिबल हैं। और मैं ये कहता हूँ कि लीगल एड तो शायद फिर भी हम सेक्शन 12 के एज पर अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। लीगल अवेयरनेस हम इन मास प्रोवाइड करते हैं। हम फिर ये नहीं देखते क्या इस आदमी को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, लीगल अवेयरनेस हम ऐसे ही फैलाते हैं। सो लीगल एड आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि डीएलएसए के बारे में लोग जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें अप्रोच करें। तो ये थे हमारे साथ अनुभव जैन जी, जिन्होंने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी, थैंक यू।